तो ईपीएफओ की जो 238वीं जो मीटिंग हुई उसमें बड़े दूरगामी फैसले लिए गए हैं और उनका उद्देश्य, कई उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि जो जितनी जटिल प्रक्रिया है पार्शियल विड्रॉल की उसको सिंप्लीफाई किया जाए। जो 13 कैटेगरीज होती थी उनको 3 कैटेगरीज में ही ला दिया गया है। दूसरा, कोई व्यक्ति यदि मेंबर अपनी नीड के लिए पैसा चाहता है तो ज़्यादा पैसा निकाल सके और जल्दी पैसा निकाल सके। और तीसरा था कि उसकी सोशल सिक्योरिटी भी बनी रहे और साथ में वो ज़्यादा पैसा अपनी ज़रूरतों के लिए निकाल सके, जिससे ओल्ड एज में उसकी एक डिग्निटी रहे। तो क्या फैसले हैं? जैसे 13 जो प्रोविजंस थे उनको 3 में बदल दिया गया। अब जैसे 13 प्रोविजन में हम देखते हैं कि जैसे हाउसिंग में 8 प्रोविजन हुआ करते थे। आपको यदि लैंड खरीदना है तो एक प्रोविजन होगा, यदि आपको बैंक का लोन वापस करना है तो उसका एक प्रोविजन होगा, आपको घर में अल्टरेशन कराना है तो उसका एक प्रोविजन होगा, आपको घर बनाना है या घर खरीदना है उसका कोई अलग प्रोविजन होगा। सरकार ने सभी को एक प्रोविजन के अंडर ला दिया। तो ब्रॉड तीन कैटेगरीज क्या हैं? 3 कैटेगरीज हैं। पहला तो एक सोशल नीड्स के लिए ज़रूरत होती है, मतलब कि आप यदि बीमार हैं, मैरिज है आपके यहाँ या एजुकेशन है, उसके लिए आपको पैसा मिले। दूसरा, हाउसिंग के लिए पैसा मिल सके। और तीसरा, स्पेशल नीड्स हैं, कोई भी स्पेशल सर्कमस्टांस होता है उसके लिए आपको पैसा निकल सके। अब यदि हम देखते हैं कि इलनेस के लिए हर साल में 3 बार आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं और डॉक्यूमेंटेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यदि देखें मैरिज के लिए आप 5 बार पैसा निकाल सकते हैं पूरी मेंबरशिप के टाइम में। हाउसिंग के लिए 5 बार पैसा निकाल सकते हैं। एजुकेशन के लिए आप 10 बार पैसा निकाल सकते हैं। और इन सब के लिए बेसिक मिनिमम सर्विस जो पहले 5 से 7 साल तक की सर्विस चाहिए होती थी वो सिर्फ 1 साल की सर्विस की ही आवश्यकता होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि पहले का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, यदि मैंने 5 साल की सर्विस की है और मैं यदि एजुकेशन के लिए पैसा निकालना चाहता हूं तो मेरा सिर्फ 54,000 रुपये ही बनेगा यदि मेरी 15,000 मासिक ईपीएफ वेज है। अब मैं वही अमाउंट 1,08,000 हो जाता है, मतलब मैं दुगना पैसा निकाल सकता हूं और 10 बार निकाल सकता हूं। तो यदि मैं अपने बच्चे के लिए सेमेस्टर की फीस देना चाहता हूं, जो मैं एक मुश्त पैसा नहीं निकालना चाहता, तो मैं सेमेस्टर के, क्योंकि मैं 10 बार निकाल सकता हूं तो फिर बार बार मैं सेमेस्टर की फीस पे कर सकता हूं। दूसरा क्या किया गया है कि सरकार चाहती थी कि देखिए कि आपकी सोशल सिक्योरिटी, आपकी नीड भी पूरी हो और सोशल सिक्योरिटी भी पूरी हो। तो क्या हुआ करता था कि हमने क्या देखा ईपीएफओ के डेटा में कि 50% लोगों के पास जब वो 35 साल की सर्विस पूरी कर लेते थे तो सिर्फ 20,000 रुपये ही उनके पीएफ अकाउंट में होता था, या 75% लोगों के पीएफ अकाउंट में सिर्फ 50,000 या 50,000 से कम पैसा हुआ करता था। ये हम सभी मानते हैं कि 20,000 या 50,000 में पूरी जिंदगी की सोशल सिक्योरिटी नहीं हो सकती। तो सरकार ने कहा कि देखिए आप 25% तो जो आप कंट्रीब्यूट करते हैं वो एक सेपरेट रख दिया जाए, जिससे आपको क्या फ़ायदा हो, आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिल सके। देखिए ईपीएफओ 8.25% का जो ब्याज देता है उसको यदि चक्रवृद्धि दर पर यदि कई गुना हो जाता है, लेकिन क्या करते थे कि हम लोग जब पार्शियल पैसा निकाल लेते थे तो पैसा ही इतना कम रह जाता था कि किसी एक छोटे वर्कर को जो कंपाउंडिंग का फ़ायदा है वो नहीं मिल पाता था। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि किसी की 15,000 मासिक आय है, 15,000 मासिक आय है और वो ईपीएफओ में अपना पैसा कटवाता है। 35 साल की यदि सर्विस करता है तो उसके ईपीएफओ अकाउंट में लगभग 14.5 लाख रुपए होता है। और 14.5 लाख में यदि वो 75% निकाल भी लेता है तो 10.5 लाख रुपए निकाल लेता है, उसके अकाउंट में 3.5 लाख रुपए फिर भी बचता है। पहले से 20,000 या 50,000 75% लोगों के ही अकाउंट में होता था, अब उसके पास 3.5 लाख रुपए बचता है। तो इसलिए सरकार ने 25% तो कहा कि 25% सुरक्षित रखा जाए, जिससे एक व्यक्ति को कंपाउंडिंग का फायदा मिल सके। दूसरा एक क्या निर्णय लिया गया कि जो 5 से 7 साल तक का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ करता था उसको सिर्फ 1 साल कर दिया। मतलब 1 साल के बाद आप किसी भी तरह का एडवांस, 1 साल की सर्विस के बाद किसी भी तरह का एडवांस निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है। साथ ही सरकार ने क्या किया है कि देखिए कि यदि आप
जो पैसा यदि आप पूरा फाइनल विड्रॉल करना चाहते हैं, जो 75% तो आप कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन 25% के लिए आपको 12 महीने तक का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि आपको तुरंत जरूरत पड़ती है। तो 75%, जो 75% कौन सा परसेंट है? पहले 75% में सिर्फ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता था और इंटरेस्ट होता था। अब जो 75% की हम बात करते हैं तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं और इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो पैसा ज़्यादा है। और यदि आपको 1 साल बाद लगता है कि आप बचा हुआ पैसा भी निकालना चाहते हैं तो वो भी पैसा निकाल सकते हैं। जहाँ तक पेंशन की बात है, पेंशन में जैसे 2 महीने जैसे ही नौकरी नहीं रहती थी तो फिर आदमी पूरा पैसा निकाल लेता था। उससे क्या घाटा होता था? देखिए, यदि पेंशन आपको पाने के लिए मिनिमम 10 साल की सर्विस की आवश्यकता है। 10 साल के बाद जब भी आप पेंशन के लिए एलिजिबल होते हैं, तुरंत आपको पेंशन, जैसे ही आप पेंशन के लिए अप्लाई करेंगे और आप एलिजिबल हैं, तुरंत आपको दूसरे दिन से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन 10 साल से जो नीचे लोग हैं, यदि वो बार बार पैसा निकाल लेते हैं तो उनकी पेंशन ही नहीं बनती। तो जैसे हमने देखा कि 75% लोग 4 साल के अंदर ही अपना प्री मैच्योर पेंशन का अमाउंट विड्रॉ कर लिया करते थे, जिससे क्या होता था कि उनकी पेंशन नहीं बनती थी। और जब 60 साल की आयु होती थी तो ना तो पीएफ में पैसा होता था, ना ही पेंशन मिलनी होती थी। तो एक जो वृद्धावस्था में एक जो डिग्निटी चाहिए वो नहीं मिल पाती थी। दूसरी बात, यदि 10 साल के पहले बार बार निकाल लेता था, जिससे उसकी 10 साल की जो सर्विस पूरी नहीं हो पाती थी, यदि 10 साल के पहले निकालता है तो 3 साल तक यदि एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं भी आता है तो भी उसकी सामाजिक सुरक्षा निश्चित है। और सपोज ये होता है कि आकस्मिक किसी तरह उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी फैमिली प्रोटेक्टेड रहती है, तो फैमिली को पेंशन मिलेगा। मैं जस्ट एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 7,500 किसी भी आम वर्कर की जो आय 7,500 है और 7,500 है, तो यदि वो एक मुश्त पैसा निकाल लेता है 5 साल के बाद तो उसे लगभग 36-37 हज़ार रुपये एक मुश्त मिल जाता है। लेकिन यदि उसकी पैसा नहीं निकालता है तो, और यदि उसका एम्प्लॉयमेंट छूट भी जाता है और 3 साल तक पैसा उसका कंट्रीब्यूट नहीं होता है, और किसी कारण उसकी यदि मृत्यु भी हो जाती है, तो फैमिली को हर साल 37 से 38 हज़ार रुपये की फैमिली पेंशन मिलती है। कहाँ एक साथ सिर्फ 37,000 रुपये मिल रहा है और कहाँ 38,000 पर एनम का फैमिली पेंशन मिल रहा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि फ़ायदा कितना था। हम चाहते हैं कि लोग पैसा ज़्यादा निकाल सकें, अपनी आवश्यकताओं के लिए जल्दी निकाल सकें, लेकिन साथ में जो दूरगामी में जो सामाजिक सुरक्षा है वो भी सुनिश्चित कर सकें। तो इसलिए ये सरकार ने सभी भी निर्णय लिए हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि ईपीएफओ में रिफॉर्म्स के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार ने अभी साइट्स एक आईटी प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने वाली है, जिसके कारण ईपीएफओ की सर्विसेज बहुत इंप्रूव होंगी। इसके बाद एक ईपीएफओ 3.0 आने वाला है, जिसमें बैंकिंग की तरह कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के आधार पर बहुत ही एडवांस सर्विसेज दी जाएंगी। उसमें प्रोसेस इंजीनियरिंग पूरी होगी, आईटी सिस्टम एडवांस होगा, प्रोसेस सिंपल होगी। आप अपने मोबाइल पर ही सभी सुविधाएं देख पाएंगे और ईपीएफओ से रिलेटेड सभी काम अपने मोबाइल पर ही कर पाएंगे। तो सरकार उस तरह तो सरकार ईपीएफओ के डिजिटल फ्यूचर में उस तरह से मेंबर सेंट्रिक बनाकर फोकस कर रही है, और इन दूरगामी प्रयासों का फल आप जरूर जल्दी ही देखेंगे।